हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 1। अनामिका की उम्र 22 वर्ष थी। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। गीता जी ने उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेजा था, जिसकी खास वजह सिर्फ गीता जी ही जानती थी। इंदौर में अनामिका नेशनल कॉलेज में पढ़ रही थी और उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। अनामिका बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वह अपना समय किताबों में ही देती थी। जबलपुर के विजयनगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। गीता जी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी अनामिका थी। गीता जी पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निर्जीव शरीर अनामिका की आंखों के सामने सफेद चद्दर के ढका हुआ था। अनामिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ अनामिका ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वो ही तो थी इस दुनिया में। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी अवनी व्यास, जो कि इंदौर में रहती अपने परिवार के साथ। अवनी और अनामिका दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन अवनी अनामिका को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी अनामिका का अंतर्मुखी होना या शायद हालातों से उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। अनामिका इस बार बिना अवनी को बताए जबलपुर आ गई। गीता जी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो अनामिका ने जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया और वह दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। अनामिका ने कहा, तो चलने दीजिए काका। मुखाग्नि के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है, और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा। सभी वहां से गीता जी का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े अनामिका चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसी हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। ना जाने वो कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए वह बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। गीता जी का अंतिम संस्कार किया गया। इकलौती बारिश होने के कारण उसी ने मुखाग्नि भी दी। उन पलों में अनामिका को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। यह मौजूद सभी की पलकें नम हो गईं। 1 महीने बाद अनामिका इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाए और कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूंकि अनामिका कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। अनामिका प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसलिए आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तब एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओह मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फोन ना मैसेज, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनामिका आवाज की दिशा में पलटी। सामने अवनी खड़ी थी। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो अवनी उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ अनामिका, सब ठीक तो है ना? अवनी की बात सुनकर अनामिका की आंखें डबडबा गईं। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही। क्या? ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी ने चौंकते हुए कहा, क्या बताती अवनी? मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही हैं। मैं कुछ जान ना पाऊँ, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। और देखो, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गईं। कहते कहते अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। अवनी ने अनामिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो अनामिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोबारा ऐसी बात मत कहना। अनामिका ने अवनी को गले लगा लिया। अवनी उसे हिम्मत बंधाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गईं। अनामिका को अपना ख्याल रखने का बोलकर अवनी घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वह बस अनामिका के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने अनामिका से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। अनामिका ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। अनामिका ने अपना सामान समेटा
और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। अनामिका बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसलिए उसने अपनी ये परेशानी अवनी को नहीं बताई। जबलपुर वापस जाने के अलावा अनामिका के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वह हॉस्टल से निकल गई। अवनी जब कॉलेज आई तो क्लास में अनामिका को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रीना से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती थी। रीना, अनामिका कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे पता नहीं क्या, आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। रीना ने फुसफुसाते हुए कहा। वॉट? पर क्यों? अवनी ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रीना ने कहा और बुक्स में नजरें गड़ा ली। अवनी ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और अनामिका ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। अवनी ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वह हॉस्टल आई और अनामिका के रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि अनामिका वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। अवनी वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। अवनी हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नज़र बेंच पर बैठी अनामिका पर गई। अवनी खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को? और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे हैं, बताकर आए थे रीना को, अनामिका ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? अवनी ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है। वार्डन की तो तुम बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अवनी के इस सवाल पर अनामिका खामोश हो गई। अवनी उसके बगल में बैठी और कहने लगी, अनामिका, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो अनामिका। फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? अवनी, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे ज़रूरी है, और वो हमारे पास नहीं है अवनी। घर जाएंगे वहाँ रहने के लिए, कम से कम अपना घर तो है। अनामिका ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें तो चले, अवनी ने उठते हुए कहा। कहाँ? अनामिका ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर अवनी ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा अनामिका को थमा दिया। दोनों बाहर आई। अवनी पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और अनामिका को साथ लेकर चल पड़ी। अवनी के पीछे बैठी अनामिका के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। अनामिका जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं। अवनी उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए अवनी ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी अनामिका ने सवाल किया। हॉस्टल, अवनी ने कहा। लेकिन क्यों? अनामिका ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर अवनी ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। अवनी ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली गई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। अवनी उसके सामने आई। उसने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा? पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा, चुड़ैल, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अवनी ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर अनामिका ने उसे रोक लिया और कहा, अवनी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो। अवनी ने गुस्से से अनामिका से कहा। तुम प्लीज यहाँ से चलो प्लीज, अनामिका ने अवनी को लगभग खींचते हुए कहा। अवनी वहां से चली गई तो अनामिका वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, अवनी ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और,
हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती, कहकर अनामिका वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा अवनी गुस्से में थी। अनामिका जैसे उसके पास आई, अवनी ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो वैसा नहीं होता। अनामिका ने शांत लहजे में कहा। ओ आदर्श की देवी, बस करो तुम, ऐसे ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको। अनामिका ने अवनी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अवनी ऐसा नहीं है, पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है। अनामिका ने कहा, ऐसे रखोगे इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफी भी खुद ही मांगो। अवनी ने कहा, तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। अनामिका ने बैग्स उठाते हुए कहा, ये अच्छा है तुम्हारा, खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है। अवनी ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, अब कहाँ चलना है? अनामिका ने कहा। अवनी मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। अनामिका जैसे ही आकर बैठी, अवनी ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवाजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद अनामिका ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब आपालक देखे जा रही थी। अपनी स्पीड से स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। अवनी व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। अनामिका से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और अनामिका का शांत व्यवहार उसे पहली नज़र में भाग गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। लाडली थी इसलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। अनामिका को लेकर अवनी एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड लगाई और अनामिका को लेकर अंदर आई। अनामिका की नजर घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। अनामिका अपना बैग संभालते हुए अंदर आ गई। अंदर आते ही अवनी चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादू, दादी, भैया, सब आ जाइए। अवनी की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। अवनी के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि अवनी ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है अनामिका। और फिर अनामिका की ओर पलटकर कहा, अनामिका, ये मेरे दादू श्री प्रेमनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सरोजनी व्यास। नमस्ते। अनामिका ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे पापा हैं राकेश व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। अवनी ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करके कहा। अनामिका ने भी उन्हें नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। अवनी अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, यह है मेरे बड़े भैया आकाश। हेलो। आकाश ने मुस्कुराकर कहा तो अनामिका ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद अवनी वापस अनामिका के पास आई और कहा, यह है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, आदित्य भैया कहाँ हैं? आदित्य बाहर गया हुआ है। राधा ने अनामिका के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से अनामिका को देखा। बड़ी बड़ी काजल सी सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुथा हुआ था और उनसे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार अनामिका के गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर अनामिका ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और अनामिका के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर न लगे। अनामिका मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। अवनी ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से अवनी के गाल को छूकर कहा, तो फिर अनामिका यहाँ रह सकती है ना? अवनी ने कहा, जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर अनामिका को देखकर कहा, अनामिका जी। अनामिका ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है। आकाश ने उठते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में। राकेश ने कहा। आकाश ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नज़र अनामिका पर गई
तो उसने कहा, बाय अनामिका। बाय, अनामिका ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले आई। अवनी और अनामिका वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने के लिए निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। राकेश और प्रेमनाथ जी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। अवनी ने खाना शुरू किया, लेकिन अनामिका खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। हाँ, अनामिका ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं बेटा। अनामिका ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहां से चली गई। अनामिका को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें वह अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद अवनी उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगकर पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। राकेश और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था और एक था ऑफिस रूम, जहां बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर अवनी अनामिका को ऊपर लेकर आई, जहां 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां 2 कमरों के साथ एक और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा आकाश का था और एक अवनी का। सामने जो कमरा था उसके बारे में अवनी ने अनामिका से कुछ नहीं कहा। अनामिका ने भी नहीं पूछा। अवनी जैसे दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपनी नाक बंद कर लिया। अवनी ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा है, रघु कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाए? अनामिका को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी। अवनी ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरे वाले रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं आकाश भैया का कमरा यूज कर लूंगी। अवनी ने कहा, ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों आकाश के कमरे में आई। अनामिका ने देखा, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। अनामिका बड़े गौर से ये सब देख रही थी। तो अवनी ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं, अपने जैसे। अनामिका मुस्कुरा दी तो अवनी ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। अनामिका नहाने बाथरूम में चली गई और अवनी नीचे। अनामिका नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। अनामिका ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। अनामिका गीले बालों को तौलिया में लपेटे हुए हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आदित्य व्यास, अ कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए अनामिका वहां से चली गई। बाल सुखाकर अनामिका वहां से अवनी के कमरे की ओर आई। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। अवनी अपने और अनामिका के लिए कॉफी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। अनामिका ने देखा, कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर, जिस पर फूलों वाली बेडशीट बिछी हुई थी। चौकोर और गोल तकियों का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टेडी। अनामिका कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर किताबें रखी थीं और एक नाइट लैंप भी। बिस्तर से कुछ दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। अनामिका को ऐसे देखकर अवनी ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ, कहकर अनामिका बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और अनबी को देखकर कहा,
समझ नहीं आ रहा अनबी, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम फिर शुरू हो गई। नीचे दादू ने क्या कहा था कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ बोलो। अवनी ने डपटते हुए कहा, तुम नहीं जानती अवनी, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अनामिका ने शांत भाव से कहा, अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा एहसान। अवनी ने काफी का घूंट भरते हुए कहा, ठीक है। अनामिका ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे। तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। चलो दो। अवनी ने हाथ आगे करते हुए कहा। अनामिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं कि तुम जो मांगोगी हम देंगे। अवनी मुस्कुराते हुए अनामिका के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनामिका भी मुस्कुरा दी। अवनी ने वहीं बैठे बैठे अनामिका को घर वालों के किस्से सुनाने शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान हैं। मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस जमाने में भी दोनों ने लव मैरिज की थी। वाह रोमांटिक ना। दादी माँ कोलकाता से हैं, इसलिए साल में एक बार दादा दादी वहाँ जरूर जाते हैं। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है। सच में दादी माँ बहुत लकी हैं। अनामिका ने कहा। अवनी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा हैं। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की ज़रूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती हैं। जब घर में हो तब भी और ऑफिस हो तो फ़ोन करके उन्हें खाने दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती हैं। अवनी रुकी और अनामिका को देखकर कहा, पता है अनामिका, मम्मा पापा ज़्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। अनामिका ने अवनी की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। उसके बाद आकाश भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह शांत हैं, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं। अवनी ने कहा, सब हो गए। अनामिका ने उठते हुए कहा। अवनी ने अनामिका का हाथ पकड़कर वापस बैठाया और कहा, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? अनामिका ने पूछा। आदित्य भैया। दुनिया के 8वें अजूबे कहो तो गलत नहीं होगा। उनको न आज तक कोई समझ पाया है, पापा मम्मी भी नहीं। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है उनका, हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने। अवनी ने चहकते हुए कहा। नाइस। अनामिका ने धीरे से कहा। वो जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता, उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल हैं वो, अपने ही घर में क्या अपना पराया। अवनी ने कहा। अनामिका की आंखों के आगे से वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था, आदित्य व्यास, ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। अनामिका को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। आदित्य से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो बाकी घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद अवनी ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो ना, तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे ही दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त अनामिका राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी थोड़ी खामोश, लेकिन उसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। अनामिका हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी खूबसूरत नहीं हैं। अवनी ने अनामिका को देखा और कहा, हाय कितनी खूबसूरत तो हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुझसे। चुप करो, सच में बहुत बड़े नौटंकी हो तुम। अनामिका ने उठते हुए कहा। अच्छा अनामिका, मार्केट चलें? अवनी ने कहा। अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। प्लीज, अनामिका ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही हूँ। अवनी ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही हो? अनामिका ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? अवनी ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ। अनामिका ने प्यार से अवनी के गाल को छूकर कहा। थैंक्स। अच्छा अनामिका, वो जो फर्स्ट नंबर वाला कबर्ड है वो खाली है, तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना, और बुक्स मेरी वाली टेबल पे ही रख लेना,
और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना या मुझे फ़ोन कर लेना, अवनी एक सांस में बोल गई। हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, अनामिका ने अपना बैग खोलते हुए कहा। अवनी अपना पर्स और फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। अनामिका ने दरवाज़ा बंद किया और फिर अवनी के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रखकर अनामिका ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया अनामिका को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई और लेकर बालकनी में पड़ी, कुर्सी पर आकर बैठ गई। अनामिका इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। अनामिका ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। अनामिका साइड में हुई तो पत्तों की ओट से नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखीं। जिस शीशे की चमक अनामिका की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी अनामिका के चेहरे पर आ गई। अनामिका ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दिए। अनामिका को झुंझलाहट हो रही थी। एक तो वह तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अनामिका के दिल में बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। अनामिका ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वह तार टूटी और उसके सारे कपड़े अनामिका पर आ गिरे। अनामिका उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। अनामिका को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर अनामिका की आंखों में आ गिरी। अनामिका अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार वो 2 आंखें और सुर्ख होंठ आ रहे थे। अनामिका की झुंझलाहट अब और ज्यादा बढ़ गई तो वह कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली, मन लग रहा है ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, अनामिका ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा तो अनामिका आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, अनामिका ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? देख, मैं दादी माँ हूँ, चेहरा पढ़ लेती हूँ, दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? अनामिका ने झिझकते हुए कहा। हाँ, वो कुछ देर पहले आदित्य आया था, लेकिन वो पट्टा एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करनी है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा ये, दादी ने कहा। ओह, तो वो थे, अभी उससे मिली भी नहीं और टॉर्चर करना शुरू। आई होप हम उससे ना ही मिलें, अनामिका ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, अनामिका ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी माँ ने पूछा। जी जबलपुर से, अनामिका ने कहा और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे अनामिका उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपनी शादी से लेकर अब तक के सफर के बारे में बता दिया। अनामिका खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन चढ़ने लगा था। दादी माँ और अनामिका अंदर चली गई। अनामिका ने देखा रघु बरामदे से कपड़ों का ढेर लेकर जा रहा था, तो वह मदद के लिए उसके पास आई और कहा, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये आदित्य बाबा के कपड़े हैं, इन्हें तो हमें ही रखने जाना होगा, उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनकी चीज़ों को हाथ लगाए। अनामिका ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगी, आखिर ये आदित्य है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज़ से अनामिका की तंद्रा टूटी तो उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। वह अंदर चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। अनामिका उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुके पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर आ चुके थे और काफी देर से वो अनामिका को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। अनामिका बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों में सुकून मिल रहा था। वो चलकर अनामिका के पास आए और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप, अनामिका ने दादू की आवाज़ सुनकर कहा। तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना पसंद है दादू। पौधे भी इंसान की ही तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता। अनामिका ने धीमी आवाज में पौधे पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे आदित्य लाया था जब पिछले साल हम बनारस गए थे घूमने। वहां से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इन्हें संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर अनामिका के दिमाग में फिर से वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहां से चले गए। अनामिका वहीं बैठी आदित्य के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वह सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ये अनामिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अवनी ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। अवनी को वहां देखकर अनामिका उठी, हाथ धोए और हॉल में आ गई। अनामिका अवनी के पास आई तो अवनी ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैंक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? अनामिका ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि अनामिका 1 महीने कॉलेज नहीं आई थी, तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। अवनी ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। अनामिका ने गंभीर होकर कहा, ओह कम ऑन अनामिका, सब जानते हैं विनीत तुम्हें पसंद करता है और इसलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। हम उसे कल ये वापस लौटा देंगे, अनामिका ने कहा। तुम्हारी मर्जी, अवनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अनामिका ने बुक को टेबल पर रखा और अवनी के बगल में बैठ गई। अवनी ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट नहीं पसंद, अनामिका ने कहा। तुम ना दुनिया की 8वां अजूबा हो, आदित्य भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसे चॉकलेट्स नहीं पसंद। वैसे भी मैं आदित्य भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, अवनी ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से आदित्य का नाम सुन सुनकर अनामिका थक चुकी थी और इस बार तो अवनी ने उसे आदित्य के जैसा भी बता दिया था। अनामिका उठी और वहां से चली गई। अवनी को बड़ी हैरानी हुई। अनामिका के जाने से उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। अब इसे क्या हुआ? खैर पहले चॉकलेट खा लो, फिर पूछती हूँ। अवनी ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। अनामिका ने कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी, आवाज कम कीजिए ना, पर दादाजी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अनामिका ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखे प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज पर ज़्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। अनामिका उसके पास आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पहुँचकर रखने लगी। रघु अनामिका के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। वहां से अनामिका किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अनामिका ने कुछ नहीं कहा, शायद वह कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत जरूर हैं लेकिन शाकाहारी है, अनामिका ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुराकर कहा। अनामिका अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था। सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर अनामिका इतना तो जान चुकी थी कि राधा सफाई पसंद करती थी। वह किचन की हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने रैक पर रखे कॉफी मग पर गई। अनामिका ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे के बिल्कुल पास किया हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी।
अनामिका ने पलटकर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफ़ी है। अनामिका ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह जैसे ही पलटी, राधा पीछे खड़ी थी। उसने अनामिका के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा आदित्य, इसे तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर अवनी ने ली थी और उसे गिफ्ट की थी। अनामिका ने फिर से आदित्य के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर धुंधलाहट भी थी। अनामिका को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहां रख दो। हाँ कहकर अनामिका पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं। लेकिन उसने मग फेंका नहीं, बल्कि वापस रख दिया। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो अनामिका उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया है, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगी चाय कॉफी? राधा ने कहा, नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं। अनामिका ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर एक काम करो, वो वहाँ जो कच्चा नारियल रखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। आदित्य को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। हाँ, अनामिका ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल का टुकड़ा उठाया और उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं, आदित्य की गर्दन हो। इस एक नाम ने आज उसे जितना परेशान किया था, शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से अनामिका इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा, कोई नहीं जानता था। नारियल काटकर अनामिका बाहर चली आई। उसने राधा को डाइनिंग पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के भाव उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वह मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या बला है ये आदित्य।